औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आई एम रियासत अली योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्टेट्स, यानी मैटर किस तरह से अपनी स्टेट चेंज करता है। लेकिन उससे पहले एक दो स्लाइड्स जो मैंने अरेंज की हैं वो पिछले टॉपिक के ही रेलिवेंट हैं, उसमें हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रह गई थी। जिसमें है पहला स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स, स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी क्या है? वो वाली हीट जो किसी सब्सटेंस को चाहिए होती है, यानी कितनी हीट हम फॉर एग्जांपल किसी भी 1 kg मैस को देंगे तो उसका 1 केल्विन जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे। तो स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, उसकी स्पेसिफ़िक हीट है। या हम इसी तरह कह लें कि जनरली व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड, its temperature increases in the temperature of a body is found to be proportional to amount of heat absorbed by it. It has also been observed that the quantity of heat required to raise the temperature delta T of a body is proportional to the mass of the body. यानी स्टूडेंट, इसमें जो सिंपली इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि हमने किसी मैस को कितना टेम्परेचर दे के उसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी अगर हम इसकी उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो हमने उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की है उसमें कितना चेंज लाना चाहेंगे कि उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए। इसकी डिफाइन में इस तरह से लिखा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस is amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram mass of that substance through a 1 Kelvin. For example, ये स्टूडेंट्स एक यूनिट मास के लिए डिफाइन है कि हमने यूनिट मास को यानी 1 किलोग्राम ले लिया, उसके लिए उसका हमने अब टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्जांपल उसका है 274 केल्विन टेम्परेचर है, तो 275 करने के लिए उस 1 किलोग्राम मैस को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, यानी 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए कितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगी, तो वो उसका क्या होगा, स्पेसिफिक हीट होगी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट्स को मैथमेटिकली हम लास्ट टाइम भी इसके रेलेवेंट कुछ फार्मूलाज डिराइव कर चुके हैं, उन्हीं को हम यानी डेल्टा क्यू और डेल्टा टी हम यूज़ कर चुके हैं। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने सी की वैल्यू यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू सी डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी निकाला है। तो स्टूडेंट्स का अगर हम ऐसा यूनिट देखेंगे तो वो होगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यानी ये जो लिखा हुआ है सी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो स्टूडेंट, जो चेंज इन एनर्जी हीट एनर्जी है उसका यूनिट क्या होता है, जूल, और उसके जो डिनोमिनेटर में मैस और टेम्परेचर है, इसका मैस का होता है किलोग्राम और डेल्टा टी का टेम्परेचर का केल्विन। तो इसका होगा फिर जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स, अब इसके साथ जो राइट साइड पे कुछ एक कॉलम के अंदर आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, दूसरे कॉलम के अंदर उनकी स्पेसिफिक हीट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के हिसाब से दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो मेजर जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो आपने मोस्टली जो जिसमें मरकरी है उसके साथ अल्कोहल है, जिंक है, वाटर है, कि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, यह आपने एटलीस्ट 6 का आपने याद करना है। उसमें है आइस, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा वाटर, चौथा है मरकरी, पांचवा है सिल्वर और छठा है उसके अंदर सॉइल, यानी ड्राई सॉइल की कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो स्टूडेंट, इस कॉलम में से आप सारा याद कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने एटलीस्ट 5 या 6 इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो अपने याद ज़रूर करने, जिसमें ड्राई सॉइल, मरकरी और वाटर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, इसके अंदर है इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो कॉलम है इसमें देखें सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो दी गई है वो वाटर की ही है, जो सेकंड लास्ट के ऊपर दी गई है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर देखें इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर।
अब स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा कि जो हमारी गाड़ी होती है इसके अंदर जो रेडिएटर होता है, या यही कह लें कि जब गाड़ी चलती है उसके इंजन की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो उसको हीट अप कर रही होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके रेडिएटर में हम यूज़ करते हैं वाटर। उसकी वजह क्या होती है कि उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। अगर हम सॉइल की बात करें, ड्राई सॉइल की, तो उसकी 810 जूल किलोग्राम पर केल्विन होती है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम सिंपली यही बात कर सकते हैं, बाकी मज़ीद आप इसको पढ़ के भी इसका एनालाइज कर सकते हैं। तो आप इसकी सिंपल एक बात सुन लें कि स्टूडेंट, जब हम पानी को गर्म करते हैं उसके मुकाबले में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक साइड पे 1 किलोग्राम ड्राई सॉल्ट रखते हैं, एक साइड पे 1 किलोग्राम पानी रखते हैं। जब हम उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करेंगे तो पानी के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर होगी। और जब वो पानी ठंडा होगा तो वो उतने ही टाइम के साथ, यानी ज़्यादा टाइम लेके अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा। अब दूसरी साइड पे देख लें, अगर हम ड्राई सॉइल रखेंगे, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके लिए कम हीट एनर्जी रिक्वायर होगी। और जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, यानी वो हीट जो हम दे रहे हैं उसको, वो उसके साथ से रिमूव कर देंगे, तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है कि जो वाटर है वो ग्रेजुअली अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है या अपना टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। यही वजह है स्टूडेंट्स के जो गाड़ियों के रेडिएटर्स हैं बॉयलर्स के साथ जो लगे होते हैं, तो वहाँ पे वाटर ही यूज़ किया जाता है। या आप ऐसे कह लें कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं या कोई बॉयलर प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए वाटर ही उन पाइप्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? अगर हम एक दफ़ा वाटर को हीट अप कर दें, अगर उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, तो वो काफ़ी देर तक एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल, अदर मेटल्स। स्टूडेंट्स, यही वजह होती है कि जो सी एरियाज़ होते हैं, या आप ऐसे कह लें जो हमारे जो मैदानी इलाके हैं, इनका टेम्परेचर और जो समंदर के साथ वाले इलाके हैं उनके टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस होता है। यानी जिस जगह पे जो समंदर के करीब तरीन इलाके नहीं हैं, उनका टेम्परेचर गर्मी में जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है और सर्दियों में बहुत जल्दी फॉल कर जाता है। इसके मुकाबले में जब हम सी लेवल के, सॉरी, समंदर के करीब तरीन या ऐसी सरफेस के ऊपर होंगे जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी है ज़्यादा है उस एरिया में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो टेम्परेचर होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। ग्रेजुअली मीन्स एकदम से वहाँ ठंडक नहीं हो जाएगी, एकदम से वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर जाएगा, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए इसको गर्म होने के लिए भी टाइम लगता है। जब ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर यानी ठंडा होने की तरफ आता है तब भी इसको टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल, यानी ड्राई सॉइल के मुकाबले में कह लें या किसी और मटेरियल के हवाले से इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, सो इसलिए ये ज़्यादा टाइम ही लेगा। तो ये आप ऐसे कह लें कि स्पेसिफिक हीट की जो एप्लीकेशन है या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हीट कैपेसिटी जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, वो वाली जो हीट कैपेसिटी, वो वाली एनर्जी जो 1 kg मैस है या कोई यूनिट मैस है, कितनी एनर्जी गेन करके अपना टेम्परेचर जो 1 केल्विन इंक्रीज़ करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ हम लास्ट टाइम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो चेंज ऑफ स्टेट्स है। तो स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ स्टेट में आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है कि मैटर जो है अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस की तरफ किस तरह से आता है। अगर हम उसी गैस को कंडेंस करेंगे, यानी उसके वेपोरेशन को हम कंप्रेस करके किस तरह से दोबारा उसी फॉर्म में लेके जा सकते हैं।
ये वाला चेंज ऑफ स्टेट में स्लाइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि जब हम मेल्ट करते हैं आइस को, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जब उसी लिक्विड को मज़ीद हीट अप करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो फिर गैस मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, उसी गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे, कंटेन करेंगे, तो वो दोबारा कंडेंसेशन के अमल से होते हुए वो दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अब इसके साथ अगर हम उस लिक्विड को और मज़ीद उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, तो वो दोबारा सॉलिड यानी आइस में चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये तो इसका जनरल व्यू था। अब एक और बात हम कि लास्ट टाइम ये पढ़ चुके हैं कि मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके साथ प्लाज्मा। यानी इसमें अगर हम आइस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस गैस को मज़ीद टेम्परेचर देंगे तो गैस आयोनिक फॉर्म में हो जाएगी और प्लाज्मा जनरेट होगा। इस तरह से इसकी फोर्थ स्टेट भी अगर हम डील करना चाहें तो फोर्थ स्टेट का भी नाम इसमें आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फॉर सच अ चेंज टू अकर, थर्मल एनर्जी एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट जो इस बुक के ऊपर लिखा गया है या एक्टिविटी कह लें, वो इस तरह से है कि जब हम किसी बीकर के अंदर चंद पीसेस आइस के डाल दें, अब उस बीकर के ऊपर हम थर्मोमीटर, वो भी अब हमने हैंग करना है कि जब उस बीकर को हम हीट अप्लाई करेंगे या उसके अंदर से रिमूव करेंगे तो उस टेम्परेचर को हम नोट करेंगे तो क्या इसमें चेंजेस आती हैं। तो स्टूडेंट्स, के अंदर एक्टिविटी के अंदर कुछ ग्राफ बना के राइट साइड पे दिखाया गया है, जिसको हमने सबसे पहले जब उस बीकर के अंदर जो आइस के पीसेस डाले हैं, जब हम उसको हीट अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स जब तक उस आइस के सारे पीसेस मेल्ट नहीं हो जाते, उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से इंक्रीज़ नहीं करेगा। हम अगर हीट अप्लाई करते भी रहेंगे फिर भी वो 0 से इंक्रीज़ नहीं करेगा। कब तक इंक्रीज़ नहीं करेगा? जब तक उसके अंदर सारे जो आइस के पीसेस हैं वो मेल्ट होके पानी नहीं बन जाएगा। जब वो सारे पीसेस का पानी बन जाएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू होगा। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी -35, -30 या -20 होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो वाला। अब इसमें कुछ डायग्राम्स हैं और लाइन के ज़रिए आपको बताया गया है कि अगर हम इसके पार्ट ए और बी की बात करें, जिसमें T1 से पहले की बात है, उसमें क्या है, आइस है, उसका टेम्परेचर -30 है और वो 0 डिग्री के साथ मेंशन किया गया है कि उसको, वो वाली जो लाइन अटैलिक करके दिखाई गई है कि ये हमने -30 से जब 0 डिग्री तक लेके जाना है टेम्परेचर, तो तब क्या होगा। स्टूडेंट, इसमें क्या लिखा है कि नो प्लेस आ बर्नर अंडर द बीकर। अब उस बीकर के नीचे हमने बर्नर रखना है, यानी उसकी एनर्जी चेंज करने के लिए, टेम्परेचर चेंज करने के लिए, टेम्परेचर चेंज करने के लिए उसको एनर्जी देंगे। जब उस बर्नर के ज़रिए उस बीकर को हम एनर्जी देंगे तो स्टूडेंट्स ये वाले पार्ट हमने अब पढ़ने हैं। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर कंटेनिंग आइस एंड वाटर विल नॉट इंक्रीज अबव 0 डिग्री। वाटर एट 0 डिग्री इज फर्दर हीटर, its temperature will begin to increase above 0 degree as shown by the graph in 8.10। ये वाला जो ग्राफ नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट इसका पार्ट ए बी डील करते हैं। ऑन दिस पोर्शन ऑफ द कर्व द टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेज फ्रॉम -30 डिग्री टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पहला पार्ट है इसमें -30 से 0 की तरफ आता है टेम्परेचर जब हम इसको हीट अप करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी जो स्ट्रेट लाइन है बी से सी पार्ट के अंदर, उसमें आइस एंड वाटर मौजूद है। अब इसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा बी से सी पार्ट तक। ये वही बात है स्टूडेंट्स, कब तक? जब तक उस आइस के सारे पीसेस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। जब उसका वाटर बन जाएगा तब जाके उसकी हीट मज़ीद बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर उसका चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें पार्ट बी सी का लिखा हुआ है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ आइस रीच
0 degree centigrade. The ice water mixture remain at this temperature until all the ice melt. कब तक वो सेम टेम्परेचर पे रहेगा? जब तक सारी उसके अंदर आइस मेल्ट ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स के अंदर बाद में क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज आ रहा है टेम्परेचर में, जो पार्ट सी और डी के अंदर है। उसमें क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 to 100, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सो एडेड यूज अप इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट इसके अंदर जब ये 0 पर पहुंच के सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी अप्लाई किया हुआ है, जो उसका टाइम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है केल्विन में चेंज होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्या है, टी ए। जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स, जब क्या होगा, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बिगेन्स टू बॉयल एंड चेंज इनटू स्टीम। द टेम्परेचर रिमेन्स 100 डिग्री until all the water change into steam। तो स्टूडेंट्स अब जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा तो वहाँ से पानी क्या करेगा, वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। अब उसका जो टेम्परेचर है थर्मामीटर पे चेक करेंगे, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी नेचर है कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो पानी एवेपोरेट करना शुरू कर देता है। जब तक सारा पानी एवेपोरेट ना कर जाए तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, यानी वेपोरेट होता रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एवेपोरेट हो जाएगा। इसी तरह जो बी से सी पार्ट था, इसमें भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था। कब तक? जब तक सारी आइस मेल्ट होके उस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गई थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का जो टॉपिक था, इसमें कुछ स्लाइड्स हमने लास्ट टॉपिक से क्लियर की। उसके बाद ये वाला जो हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट, इसको आपने केयरफुली रीड करना है। ये एक आपके पास प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है और ये एक्टिविटी भी, ये आप करके चेक भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे।